नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, रिश्ते भी, ताकत की परिभाषा भी। ऐसे में अमेरिका की विदेश नीति, खासकर ट्रंप और बाइडेन के दौर का फर्क कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। अपने हितों और आत्मसम्मान को लेकर भी भारत जैसे देशों के लिए ये सवाल सिर्फ कूटनीति का नहीं है। आज हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं वरिष्ठ राजनयिक पूर्व राजदूत सुशील कुमार सिंघल सर, जिन्होंने अफ्रीका, यूरोप और एशिया में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए मुझे आपके चैनल पे। जी, बाइडेन और ट्रंप की जो विदेश नीति है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अंतर है दोनों में। वो सोचते हैं कि अगर ताकत है तो हम पॉपुलर हैं। बिना सोचे समझे वो पब्लिकली वो इंसल्ट कर देते हैं बुला करके। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के दिमाग में ये है कि वो दबा सकते हैं जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनकी सबको हमें आवश्यकता है। हर जगह वो कहते हैं मैंने पीस कराई, लेकिन एक्चुअली पीस कराई उन्होंने क्या? मेरा पहला सवाल है, बाइडेन और ट्रंप की विदेश नीति का मिजाज इतना अलग क्यों है? कि स्टोन चेंज से अमेरिका को आखिर क्या मिला है? बाइडेन और ट्रंप की जो विदेश नीति है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अंतर है दोनों में। बाइडेन का अपना ये तरीका ये था कि वो अलायंसेस को स्ट्रेंथ समझते थे, वो जो है लीड करते थे सिस्टम के साथ में। बट डोनाल्ड ट्रंप उसके बिल्कुल अपोजिट में है। वो कहते हैं कि जो है कॉलिशन पर जो उनके एडवर्सरीज हैं उनको जो है कोलिशन का जो ग्रुप है उसको प्रेस किया जाए, और प्रिडिक्टेबिलिटी जो है उनकी वो बिल्कुल नहीं रहे, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर करें और लीवरेज करते हैं, पर्सनल लीवरेज करने की कोशिश करते हैं। जहां तक बाइडन का सवाल था, बाइडन जो है सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश करते थे, ताकि जो इंस्टीट्यूशनल प्रिडिक्टेबिलिटी है और या इंस्टीट्यूशनल लॉन्ग टर्म कोलिशन है उसको साथ में चल सके। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ट्रांजैक्शनल है, वो केवल शॉर्ट टर्म गेन अपना देखना चाहते हैं और उसके ज्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं है। वो जो है उनको ये लगता है कि जो है लोगों के साथ में या देशों के साथ में बार्गेनिंग पावर, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको वो यूज करें। लेकिन इससे नुकसान क्या हो रहा है? एक तो अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है एज ए बिग पावर, वो खत्म होती जा रही है। दूसरा, प्रिडिक्टेबिलिटी जो थी कि भाई यूएसए एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करेगा, वो अब खत्म होती जा रही है। और प्रेसिडेंट ट्रंप अब जो है अपनी जो है जिस तरह की नीति अपने अपना रहे हैं, उससे उनकी जो साख है अमेरिका की, मैं बार बार उसी बात को कहूंगा, साख वो खत्म होती जा रही है। और जो कि बाइडन के टाइम में नहीं था। बाइडन के टाइम में अमेरिका को जो देश थे वो सोचते थे कि अमेरिका जो कहेगा वो करेगा और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के साथ में काम करेगा। उस समय भी ये नहीं है कि अमेरिका फर्स्ट नहीं था, अमेरिका के वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन सबको साथ में लेकर के चलने की कोशिश करते थे बाइडन, कि जो भी अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है उनको साथ में मिलकर हमको अचीव करें। वो यहां पर अब खत्म होता जा रहा है। केवल वो प्रेसिडेंट ट्रंप केवल अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, बल्कि तो बिल्कुल 100% वो ट्रांजैक्शनल हो गए हैं। सॉरी, ये एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है। जी, मेरा दूसरा सवाल ट्रंप के शपथ ग्रहण को लेकर है कि इस दौरान हमने देखा कि सभी लीडर्स खड़े होकर नजर आए थे और जयशंकर जी वहां पे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे। तो क्या ये किसी किस्म का मैसेज था या यही भारत की वर्तमान डिप्लोमेसी है, कम दिखावा ज्यादा दम? ये क्या है कि ये सब जो भी मीटिंग होती हैं, इस तरह की जो ओथ सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया जाता है, ये सब प्रोटोकॉल ड्रिवन होता है। सबको जो है, जो लीडर्स जो भी वहां पर होता है उनको क्यू दिए जाते हैं और उनको एडवांस में मालूम होता है। तो होता क्या है कई बार कि जो है ना, कि जैसे कैमरे का एंगल है, कैमरे में बात करी जा रही, कैमरे देख रहे हैं, तो
जब उनको क्यू दिया गया, सब ये तो नहीं है कि एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं, तो कैमरे में जिस उस वक्त क्या हो रहा है वही सामने आता है। हो सकता है वो थोड़ी देर बाद खड़े हुए हों, उनको देर में पता महसूस हुआ हो, लेकिन यहां मैं ये कहूंगा कि मेरे विचार से इस तरह का कोई इरादा नहीं होगा डॉक्टर जयशंकर का उस वक्त, क्योंकि उस वक्त तो वैसे भी हमारा कोई अमेरिका से या प्रेसिडेंट ट्रंप से कोई इशू भी नहीं था उस वक्त तो हमारी भाईबंदी की बात हो रही थी, क्योंकि उसके इमीडिएटली उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी वहां विजिट किया और अमेरिका ने तो सम्मान दिया क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, तो उनको फ्रंट रो में रखा गया था। तो अमेरिका ने पूरा उनको सम्मान दिया था हमारे भारत के प्रतिनिधि को। तो मेरे विचार से इसमें जो है मैं बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कई बार कैमरे एंगल होते हैं, कई चीज होती हैं, तो उसकी वजह से कई बार ये बात हो जाती है। लेकिन मेरे विचार से इसमें बहुत ज्यादा हमें बारीकी में इसमें नहीं घुसना चाहिए कि इसमें इसका मेरे ख्याल से इंडिया का कोई स्नब करने का इरादा नहीं होता ना, क्योंकि भारत कभी भी इस तरह से पब्लिक डिस्प्ले नहीं करता है। ये भी एक याद रखना चाहिए, कोई अगर हमें कोई भी इस तरह की चीज होती है। जी, ट्रंप ने अभी हालिया अपने फैसलों से आधी दुनिया को नाराज कर रखा है, भारत हो, चीन हो, रूस हो, सब। क्या अमेरिका को लगता है कि ताकत है तो दोस्ती की कोई जरूरत ही नहीं? देखिए, हमें इसमें मैं इसको इस तरह से नहीं लूंगा। मैं कहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, उनकी जो पॉलिसी है, उनकी कुछ अजम्पशंस है। वो क्योंकि कोई भी इंसान हो, कोई राष्ट्र हो, कुछ पर्टिकुलर अजम्पशंस प्रिंसिपल्स के साथ में चलता है। प्रेसिडेंट ट्रंप भी उससे अलग नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर ताकत है तो हम पॉपुलर हैं, तो मैस्कुलिन पावर जो दिखा रहे हैं कि रॉ मैस्कुलिन पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। दूसरा, वो सोचते हैं कि अलायंसेस जो है टूल है, एक हथियार है, एक औजार है। वो हमारी जो दोस्ती है कोई वैल्यू वाली नहीं है उनके साथ में, वो एक औजार है, उनको हमें उस तरह से इस्तेमाल करना है। तीसरी बात, उनके दिमाग में जो सबसे बड़ी बात है, जो कुछ हद तक सही भी है, कि अमेरिका अभी भी उसको कोई अमेरिका के बिना रह नहीं सकता। मतलब इसका जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं कि इसका यूएसए जो है इंडिस्पेंसेबल है दुनिया के लिए, और उसको वो लीवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कोर्सिव ट्रांजैक्शनलिज्म। तो वो जो ये नहीं है कि उनको जरूरत नहीं है, अमेरिका को दोस्तों की जरूरत है, लेकिन उनको यह है कि हमारी जो दोस्ती है वो हमारी शर्तों पर है। ये गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप नहीं है इनके हिसाब से। तो उन्होंने क्या किया है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो के बाद जो 3 मेन प्रिंसिपल्स चल रहे थे कि भाई, एक तो हम एक दूसरे की बेइज्जती नहीं, पहले चलता था कि लोग पब्लिक फिगर्स जो है एक दूसरे की पब्लिकली बेइज्जती करते थे, इंसल्ट कर देते थे। वो उन्होंने शुरू कर दिया है कि बिना सोचे समझे वो पब्लिकली लोगों जो पब्लिक लीडर्स हैं, जैसे दावोस में भी हमने देखा किस तरह का उन्होंने बिहेव किया, वो इंसल्ट कर देते हैं पूरा करके। और जो एलाइज हैं उनको समझते हैं कि ये मेरे देनदार हैं, और उस तरह से वो ट्रीट करते हैं कि इनको मैंने एहसान किया है तो इनको ना मुझे जो है एहसान वापस चाहिए इनसे। तो क्योंकि वो कहते रहते हैं कि 70 साल से मैंने सिक्योरिटी आपकी की है, कनाडा का भी बोला, यूरोपियन यूनियन में भी बोला, नाटो में भी वो यही कहते हैं। तो उनको यह है कि हमने इतने साल से तुम्हारे को मदद की है, तुम मेरे जो है देनदार हो और मेरे जो है तरीके से काम करो। तीसरा क्या है कि उनको जो है जो क्योस होता है उसके साथ में वो, क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां क्योस कर रखा पूरा, और क्योस जो है ही इज वेरी हैप्पी। इनको जो है अपनी पर्सनली मेरे ख्याल से उनको कोई परेशानी नहीं है कि दुनिया में क्या उनकी हरकतों से बवाल हो रहा है, जो वो बात करते हैं, काम कर रहे हैं, उससे उनका कोई मतलब नहीं है। ही इज हैप्पी विद दैट। लेकिन यहां पे एक और बात मैं कहूंगा कि जो यूएस सिस्टम है, स्टेट डिपार्टमेंट हो, डिफेंस डिपार्टमेंट, वो फाइट कर रहा है बिना दिखाए हुए, क्योंकि वो समझते हैं कि एलाइज को इस तरह से ट्रीट करने से यूएसए को लॉन्ग टर्म में नुकसान है। तो अब एक तरीके से जो दिख नहीं रहा है हमें, एक्चुअली यूएस का जो सिस्टम है वो और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है, इन दोनों के बीच में क्लैश है। आगे क्या होगा इसका कहना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन वहां पे चर्निंग चल रही है इस वक्त जी। तो हमें दोनों को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा, प्रेसिडेंट ट्रंप को खुद और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो सिस्टम है यूएसए का, स्टेट डिपार्टमेंट वगैरह,
वो जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। अगर आप देखो तो कई बार वो लिपापोती करने की कोशिश करते हैं कि भाई उन्होंने ये नहीं कहा था, उनका मतलब ये नहीं था, तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश उनकी तरफ से होती है। तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज इस वक्त चल रहा है वहां यूएस के सिस्टम में। जी। ट्रंप को लेकर कई टर्म चलता भी है। ट्रंप सुबह उठकर बोलते कुछ है, दोपहर को करते कुछ है और रात होते ही उस पे से पलट भी जाते हैं। तो जी लेकिन हम भारत की अगर बात करें जी सर, जी तो बोलिए। क्या अमेरिका वाकई सोचता है कि भारत को दबाकर मनचाही डील उसके साथ करवाई जा सकती है? देखिए, भारत जो प्रेसिडेंट ट्रम्प सोचते हैं जी वो, जैसा कि मैंने उनके अभी पहले सवाल के जवाब में आपको बताया, उनकी जो जी आदत है वो ये है कि मैं जी अमेरिका इंडिस्पेंसेबल है, इतना बड़ा मार्केट है, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, और जो है हम जो है टैरिफ लगा सकते हैं जैसा कि उन्होंने किया, मार्केट एक्सेस को रोक सकते हैं, और टेक्नोलॉजिकल डिफेंस सप्लाईज क्योंकि हम इनसे इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसका वो कंट्रोल है, सैंक्शंस लगा सकते हैं, जैसे सेकेंडरी सैंक्शंस हमारे ऊपर लगाई हैं ये रशियन ऑयल के ऊपर। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के दिमाग में ये है कि वो दबा सकते हैं, जैसे उन्होंने और देशों के साथ किया है, जापान हो, कोरिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, जिसमें आप देशों के देखें काफी देशों ने उनका जो है एक आध दो को, चीन और अमेरिका से, ब्राजील और इंडिया को छोड़ के, अमेरिका से और या रशिया टू नेक्स्ट, इन देशों को छोड़ के बाकी सब लोगों ने उनकी शर्तें एक तरीके से मान ली थी, लेकिन अब पलट रहे हैं उन बातों से, वो अलग बात है, लेकिन एक तरीके से मान ली। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के दिमाग में यह आ गया कि भाई मैं सबको जो है दबा सकता हूं, और भारत को भी वो उसी तरीके से उन्होंने ट्रीट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। कारण है उसके भी, उससे सबसे बड़ा कारण है कि भारत इतना बड़ा मार्केट है, हर एक यूएस कंपनी वहां पर आना चाहती है और प्रोडक्शन सेंटर बनाना चाहती है, क्योंकि उनको समस्या हो रही है हमारे पड़ोसी देश के साथ में। दूसरा, हमारी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत है। भारत ही एक देश है जो कि इंडो पैसिफिक में स्टेबलाइजिंग फोर्स की तरह काम कर सकता है। जो अमेरिका को रोल अदा करना है वो भारत अदा कर सकता है, क्योंकि अमेरिका को आने में वहां समय लगेगा। तो भारत लेकिन यहां पर ऑलरेडी है। तो स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो कि ट्रम्प भी रियलाइज करते हैं, क्योंकि वो बैक एंड फोर्थ करते रहते हैं। आप देखो, कभी वो प्रेशर डालेंगे, कभी कहेंगे नहीं मेरा प्रेसिडेंट, इंडिया इज वेरी ग्रेट कंट्री, प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरे बहुत बड़े दोस्त हैं। तो अब बराबर वो ऊपर नीचे करते रहते हैं, क्योंकि उनकी आदत है 10 कदम आगे चलते हैं, 4 कदम पीछे चलते हैं, फिर आगे होते हैं, फिर पीछे होते हैं। तो भारत के साथ में वही वो कोशिश कर रहे हैं कि जो है किसी तरीके से वो हमारे को दबा लें, लेकिन उनको रियलाइजेशन भी हो रहा है कि भारत को दबाने से उनको जो है वो जो करना चाहते हैं वो हल नहीं, वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भारत कभी भी स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है उनको सरेंडर नहीं करेगा। ये मैसेज बराबर भारत ने उनको दिया है और देता रहा है, और कुछ हद तक वो जानते हैं, लेकिन उनकी आदत है वो कोशिश करने की, तो वो उसका चल रहा है मेरे विचार से। जी। मेरा अगला सवाल जो कि काफी इंटरेस्टिंग भी है कि ट्रंप का ये मिनरल्स को लेकर अचानक इतना जोर क्यों है? क्या ये एक नई किस्म की रेस देखने को मिल रही है दुनिया में? देखिए, बात यह है कि सब देशों ने रियलाइज इतना लेट किया कि मिनरल्स, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनकी सबको हमें आवश्यकता है, हर देश को आवश्यकता है, क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री हो, चाहे एनर्जी, ग्रीन एनर्जी हो, या एनर्जी सोर्सेस हो, या टेक्नोलॉजी हो, स्मार्टफोन और इस तरह के इक्विपमेंट, सब में रेयर अर्थ की आवश्यकता है। चीन ने क्या किया कि 70% से ऊपर का जो प्रोडक्शन है, रिसोर्सेस हैं रेयर अर्थ के, उनको उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। वो उसको स्ट्रेटेजिकली यूज कर रहे हैं अपने फायदे के हिसाब से, कभी भी कीमतें बढ़ा देते हैं, कभी कहते हैं कि फिनिश्ड प्रोडक्ट हम भेजेंगे। तो ये नाउ न्यू ऑयल है एक तरीके से, जैसा 70s में ऑयल था, क्रूड ऑयल की इंपॉर्टेंस थी, वो इंपॉर्टेंस अब रेयर अर्थ की हो गई है। लेकिन हुआ क्या है कि सब देश इसको रियलाइज जो है बहुत लेट किया गया है। जब चीन ने फ्लैक्स की अपनी मसल्स, तो उसके बाद सबको रियलाइज हुआ कि ये तो हमने बहुत बड़े ट्रैप में हम लोग आ गए हैं। 20s में जाके अभी जो पीछे जब कोविड के टाइम से सबको रियलाइज हुआ कि हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। और रेयर अर्थ में यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, रेयर अर्थ ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बहुत अबेंडेंट रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके, लेकिन एक तो टॉक्सिक बहुत है, दूसरा उसको जो सेपरेट करना और क्लीनिंग करने की प्रोसेस है वो बहुत ही हैजार्डस प्रोसेस है, हर कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, और दूसरे देश भी अब उस
कोशिश में लगे हुए हैं क्योंकि इतना क्रिटिकल हो गया है। सो दिस इज व्हाई दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। वेनेजुएला का जो हालिया प्रकरण, ग्रीनलैंड पर दावेदारी, क्या हम फिर उसी दौर में जी रहे हैं जहां ताकतवर देश जमीन और संसाधनों पर कब्जा जमा लेते थे या उस पर अपनी दावेदारी ठोक देते थे? इसको आप कैसे देखते हैं? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, ये मैं नहीं कहूंगा कि ऑक्यूपाई कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि कोर्शन अगेन वो लोगों को धमका करके कब उस पर अपने लिए कंसेशन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प कभी भी बूट ऑन द ग्राउंड नहीं चाह रहा है किसी बार में, क्योंकि उनका जो सपोर्ट बेस है वो इसके अगेंस्ट है कि वो कहीं भी कब्जा करें, और कब्जा करें या नहीं, सॉरी, मतलब कहीं अपने जो फौजी हैं उनको जो है, फौज को जो है, मिलिट्री को किसी और देश में भेजें। तो आपने पिछले 1 साल में अगर आपने देखा तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहीं भी बूट जो एक्चुअल जो फिजिकल प्रेजेंस कहीं भी मिलिट्री की नहीं किए, जाते हैं अटैक करके अपना वापस आ गए, बात खत्म हो गई। यही उन्होंने सीरिया में किया, यही ईरान में किया, और या यमन में भी उन्होंने यही किया। तो वो जहां भी है वो केवल धमकी देते रहते हैं। जैसे ईरान में भी अभी क्या कर रहे हैं, वो आर्मेडा भेज रहे हैं, लेकिन बूट ऑन द ग्राउंड की बात नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी देश को ऑक्यूपाई करने के लिए आपको बूट ऑन द ग्राउंड लाने पड़ेंगे। तो वो उनका जो उद्देश्य है वो ये है कि धमका करके, डरा करके उनको जो कंसेशन चाहिए वो ले ली जाए। वेनेजुएला में क्या किया उन्होंने, प्रेसिडेंट मदुरो को अब अगवा कर लिया, वहां ले आए। उसके बाद में अब क्या करें, उन्होंने जो है केवल एडवाइजर वहां भेजे हैं, लेकिन उसको इनडायरेक्ट रिमोट के द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपके ऑयल रिसोर्सेस। सिमिलरली आप जब ग्रीनलैंड के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रीनलैंड में भी वो यही कर रहे हैं। उनकी आर्मी तो ऑलरेडी है, उनके पास इतना बड़ा बेस है, उनके पास सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी है, लेकिन इस तरह का प्रेशर डाल करके कि भाई हमें इसको जो है आप ओनरशिप हमें दीजिए, क्या कर रहे हैं वो एक्चुअली कंसेशंस ले रहे हैं उनसे। तो वो वहां बात होने लगी है कि मिनरल जो है अमेरिकन कंपनी वहां एक्सप्लोर करेंगी, ऑयल का एक्सप्लोरेशन अमेरिकन कंपनी करेंगी, अमेरिका की हिस्सेदारी होगी। तो वो ये उनका दिखावा करते हैं कि मैं कब्जा करने के लिए तैयार हूं, खरीदने को तैयार हूं, लेकिन एक्चुअली क्या देख रहे हैं, वो कंसेशंस मांग रहे हैं जो कि अमेरिका को एडवांटेज दे सके। ट्रंप का वर्ल्ड पीस प्लान जो कि अभी बहुत चर्चा में भी रहा है, वो ज्यादा सही है या फिर यूएन का जो पुराना सिस्टम रहा है वो ज्यादा कारगर रहा है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो पीस की बारे में बात करते हैं, उनका क्या तरीका है पीस का। उन्होंने जो क्लेम किए हैं कि मैंने 8 जगह 9 जगह 10 जगह, वो बदलती रहती है फिगर रोज, कि हर जगह वो कहते हैं मैंने पीस कराई, लेकिन एक्चुअली पीस कराई उन्होंने क्या? केवल उन्होंने फोर्स करके सीज फायर करा दिया और प्रेशर डाला दूसरी पार्टी पे, जो उस वक्त उसको मान गई क्योंकि अमेरिकन प्रेशर था, लेकिन बाद में फिर वहां सब लड़ाई शुरू हो गई। आप कंबोडिया देख लीजिए, थाईलैंड में क्या हो रहा है, या आपने हुतीस यमन में देखिए क्या हो रहा है, सीरिया में देखिए वहां क्या हो रहा है, या लेबनान इसमें आप हमास के साथ जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का अपना जो है केवल ट्रांजैक्शनल, जैसे मैंने कहा, उनको केवल एक वाहवाही चाहिए होती है। लॉन्ग टर्म जो है वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, उतना उनमें पेशेंस भी नहीं है। केवल यूएस के जो इंटरेस्ट है उसको जो है वो सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो उन्होंने ये आप जो बात कर रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस, जिसको उन्होंने अपने आप को लाइफ के लिए प्रेसिडेंट बना लिया है उसका, और दूसरे देशों को उन्होंने क्या कर रहे हैं कि आप हर बार $1 अरब जो है हर बार उनको देंगे मेंबरशिप की फीस, जिसको वो प्रेसिडेंट ट्रंप डिसाइड करेंगे कि वो किस तरह से इस्तेमाल किया होगा। तो उन्होंने क्या किया है कि यूएन सिस्टम जो है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं जो कि वीटो पावर रखते हैं। अब वीटो पावर केवल वो अपने पास रखना चाहते हैं, तो सर्वे सर्वा वो बनना चाहते हैं खुद, अमेरिका ने खुद बनना चाहते हैं, क्योंकि अपने आप को उन्होंने प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बनाने को डिक्लेयर किया है। और पहले जो बात की थी केवल गाजा के बारे में बात की थी उसमें, लेकिन जब उन्होंने अपना पीस प्लान की टर्म्स निकाली उसमें गाजा की बात ही नहीं है। तो वो सारी दुनिया में वो इस तरह का सिस्टम लाना चाहते हैं, और उनको जो है मेजर पावर ने किसी ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया है।
है, ना ही मेंबरशिप ली है। इवन इसराइल मेंबर, उन्होंने, इसराइल भी कह रहा है कि हाँ बनेंगे मेंबर, लेकिन बने नहीं है वो भी मेंबर। तो आप अगर देखें लिस्ट, जो जो देश बने हैं वो बहुत ही, उनको मैं कहूंगा कि बहुत ही जो है उनकी जो ज्यादा से नहीं है, जो अमेरिका पर डिपेंडेंसी है, वही देश इसमें मेंबर बन रहे हैं, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं है। चीन ने भी कुछ नहीं कहा, रशिया ने, प्रेसिडेंट पुतिन ने एक स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने भी नहीं कहा है। तो कोई भी और G7 का कोई भी कंट्री मेंबर नहीं है उसका, EU से कोई मेंबर नहीं बनने को तैयार है उसमें। हाँ, वही मेरा सवाल भी इसी से रिलेटेड था कि एक बहुत दिलचस्प तस्वीर भी देखने को मिली थी कि कई मुस्लिम देशों के जो नेता उसमें शामिल हुए थे पीस बोर्ड में, लेकिन जो ट्रंप के पुराने पार्टनर्स है EU के, वो मतलब इससे दूरी बनाई रखी उन्होंने। और जबकि गाजा को लेकर इतने मुखर भी रहते हैं, लेकिन फिर भी जो भी अरेबियन कंट्रीज है वो पीस प्लान में ट्रंप के साथ में खड़े दिखाई दिए। इसको आप कैसे देखते हैं? रीजन ये है, उनका अपना इंटरेस्ट है वहां पे, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो खुद, उनकी अपनी पॉलिटिक्स वहां चल रही है, तो वो जैसे सऊदी अरबिया है, UAE है, आपको मालूम है उनके दोनों के बीच में काफी डिफरेंसेस है, तो वो दोनों ही वहां रहना चाहते हैं ताकि प्रेसिडेंट, वो दूसरे देश को एडवांटेज ना हो। तो उनकी अपनी रीजनल पॉलिटिक्स चल रही है उसमें, सर, कि वो कैसे वो लीडरशिप वहां की लें। तो इसमें जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एग्री करते हैं, उससे रिलेशनशिप नहीं है ज्यादा मेरे विचार से। और जो देश, अरब देश इसमें शामिल हुए हैं, क्योंकि उनके स्टेक हैं इस एरिया में, वो नहीं चाहते कि वो रिप्रेजेंट ना रहे वहां पे, क्योंकि उनके स्टेक है। क्योंकि कहा नहीं जा रहा है, लेकिन इमीडिएटली जो है वो गाजा के लिए इनका एक्टिविटी होने वाली है, तो गाजा में उनके अपने स्टेक्स हैं, इसके रख के वो उसमें आए, ताकि वो प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं तो पता नहीं क्या कर डालेंगे अपनी मर्जी से। तो अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसमें आए हैं। लेकिन जो दूसरे देश हैं, वो कोई जो है बड़ा देश इसमें शामिल इस वक्त अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो है, जो टर्म्स हैं वो सबको मालूम है और सब रियलाइज कर रहे हैं कि ये UN को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशनल सिस्टम नहीं है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम नहीं है, ये एक पर्सनल एजेंडा है प्रेसिडेंट ट्रंप का। तो इसलिए कोई देश इसको, बड़े देश कोई भी जो है उसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि उनको उससे नुकसान भी है, क्योंकि उनकी वीटो पावर उसमें नुकसान हो जाएगा उनको। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद अपने पास में वीटो पावर रख ली। अमेरिका आज खुद को वर्ल्ड लीडर स्वयं से घोषित भी कर रहा है, लेकिन दुनिया के कई देश सीधे सीधे उसे आंखें भी दिखा रहे हैं। अभी दावोस में भी हमने देखा इमैनुअल मैक्रोन ने जिस तरह से बोला, उसके बाद कनाडा के मार्क कार्नी, उन्होंने भी साफ सीधे शब्दों में कहा है कि जो जिसके पास शक्ति नहीं है उसकी सबसे बड़ी पावर उसकी ईमानदारी है। तो ये ट्रंप अपने आप को तो खुद तो दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ही पावरफुल हूं, लेकिन बाकी सारे लीडर तो खुलकर उनको आंखें भी दिखा रहे हैं। बात यह है कि US से इस वक्त हिपोक्रेट्स जिसको बोलते हैं, पूरी तरह से कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, वो वाली स्थिति में आ गया है। वैसे तो बात करते हैं रूल्स की, सॉवरेनिटी की, डेमोक्रेसी की, लेकिन जब उनके लिए इनकन्वीनियंस होती है तो उसको वो इग्नोर कर देते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये कह रहे हैं, मैं दूसरे देशों में डेमोक्रेसी लाना चाहता हूँ, सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करता हूँ, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लेकिन वो खुद को ही फॉलो नहीं करते। उन्होंने बड़ा फेमस स्टेटमेंट दिया कि मेरे को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से कोई मतलब नहीं है और इंटरनेशनल लॉ से मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरी जो मैं रुकता हूँ काम कर किसी भी देश में कुछ भी करने से, इज माई ओन मॉरलिटी की मुझे रोकती है। तो इससे बड़ा एरोगेंस और कौन दिखा सकता है? तो इसमें जो है दुनिया में प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफ कोर्स कहते हैं कि मैं जो है बहुत बड़ा कंट्रोल कर रहा हूं, मैं दुनिया को बहुत बड़ा ताकतवर देश हूं, लेकिन जिस तरह की वो पॉलिसी अपना रहे हैं उससे इंटरनेशनल ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। और उसको तो इसलिए अमेरिका कहता मैं चौधरी हूं, मैं बहुत बड़ा पावरफुल देश हूं, लेकिन दूसरे देश इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप डिसरप्टिव है इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए। और उन देशों को अगर वो उनकी बात मानते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो वहां पे टिकेंगे उस बात पर, वो क्योंकि वो फिर बदल देते हैं अपनी बात को। जैसा कि अभी यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ कि यूरोपियन यूनियन ने एग्रीमेंट साइन कर लिया, उनके साथ में ट्रेड एग्रीमेंट हो गया टैरिफ के ऊपर,
लेकिन उन्होंने फिर घोषणा कर दी कि मैं 10% टैरिफ लगा रहा हूं आपके ऊपर, क्योंकि आप ग्रीनलैंड में मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो मैं आपको बढ़ा दूंगा और 25% कर दूंगा। इधर कनाडा के साथ में एग्रीमेंट साइन किया, अब वो कह रहे हैं कि मैंने 100% ड्यूटी लगा दूंगा क्योंकि आप चीन के साथ जा रहे हैं। तो चीन के साथ तो खुद एग्रीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कोई अगर यूके कर रहा है, यूरोपियन यूनियन कर रही है या कनाडा कर रहा है तो वो गलत है। तो दूसरे देश अब जो है और देश हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप को रियलाइज कर रहे हैं कि इनकी जो पॉलिसीज है उनके इंटरेस्ट में नहीं है और उनको अपोज करना पड़ेगा, जैसा कि फेमसली कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने डेवोस में बोला था कि आइदर यू आर ऑन द लंच टेबल और यू आर इन द मेन्यू। तो वो स्थिति आ गई है इस वक्त। सॉरी। तो इसलिए जो है ये बड़ा जरूरी हो गया उनको कि सब देशों को और जो है विरोध करने लगे प्रेसिडेंट ट्रंप का, जो कि पिछले एक साल में नहीं हो रहा था। मेरा अगला सवाल काफी दिलचस्प है कि क्या ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है वो अमेरिका को वाकई ग्रेट बना रही है या फिर अकेला कर रही है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि लीवरेज की जो पॉलिटिक्स है कि जहां जहां मेरे को एडवांटेज है अमेरिका को, जहां मैं दबा सकता हूं उसको मैं दबाऊं, और प्लस फ्रीडम ऑफ एक्शन उनका जो है कि मैं जो चाहूं वो करूंगा, मैं किसी रूल से बाध्य नहीं हूं, और डील मेकिंग में वो विश्वास रखते हैं। तो ये एक तरीके से कह सकते हो कि भाई अमेरिका फर्स्ट जो उनकी पॉलिसी है, अमेरिका को मेक ग्रेट अगेन, उसका पार्ट है। लेकिन इसकी जो दूसरी साइड है वो ये है कि ट्रस्ट, जो कि विश्वास आपस में कि भाई ये मेरे मित्र हैं, मेरे को साथ देंगे, वो खत्म होता जा रहा है। क्योंकि वो बेसिस जो है रिलेशनशिप का ट्रस्ट होता है किसी भी देश की, कि हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप क्योंकि इतने ज्यादा ट्रांजैक्शनल है कि वो आज कुछ करेंगे और कल को अपने दोस्तों के साथ ही, मित्रों के जो देश हैं उनके साथ ही वो धोखा तो नहीं कहूंगा, लेकिन उन्हीं को आंख दिखाने लगते हैं, उन्हीं को जो धमकी देने लगते हैं। तो वो ट्रस्ट फैक्टर जो पहले था कि भाई यूएसए या फॉर एग्जांपल यूएसए या फ्रांस दोनों साथ खड़े हुए हैं, तो वो कोऑर्डिनेट करते थे पोजीशंस, पॉलिसीज को, वो ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो चुका है। दूसरा, अमेरिका अभी तक रूल सेटिंग पोजीशन में था, यूएन का फोर्स उनके पास थी, यूएन को वो सपोर्ट करते थे इतना, अब वो रूल ब्रेकर बन गए हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम जो है उससे वीक हो गया है, तो लॉन्ग रन में उसमें नुकसान होगा। और तीसरी बात, जैसा मैंने कहा ट्रस्ट वाली बात, उसी का है कि सबको मालूम है कि अमेरिका कभी भी अपना दिमाग बदल सकता, अपनी पोजीशन बदल सकता है। तो आई वुड से टैक्टिकली स्ट्रांग हो गए, प्रेशर कर रहे हैं, यूनिलैटरल स्पीड से काम कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली वीक होता जा रहा है, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, रूल राइटिंग जो उनकी थी माना जाता था वो खत्म होता जा रहा है। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग रन में अमेरिका कमजोर हो रहा है। जी, मेरा आखिरी सवाल इंडिया ईयू डील को लेकर है कि इसको आप कैसे देखते हैं कि जिस तरह से अभी अमेरिका की टैरिफ नीति जो चल रही है और उसके ईयू से भी अच्छे संबंध अभी हालिया दिनों में नहीं है अमेरिका के, और भारत के साथ तो अभी ईयू ने डील साइन कर ली है, तो इससे क्या मतलब असर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, बात यह है कि भारत और यूरोपियन यूनियन की जो ये ट्रेड कन्वर्सेशन थी, ये 2007 से चल रही थी और 19 साल लगे हैं इसको होने में। 2022 में फिर दोबारा शुरू की गई। इस पर कोई शक नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कोर्सिव और डिप्लोमेसी अपनी इस्तेमाल की, टैरिफ की एज ए वेपन ऑफ फॉरेन पॉलिसी उन्होंने इस्तेमाल किया, टूल ऑफ आई वुड से ऑफ द फॉरेन पॉलिसी इस्तेमाल किया, उससे यूरोपियन यूनियन और भारत को दोनों को एक पुश मिला कि हमें जो इश्यूज हैं हमारे, उनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। इसीलिए मेरे ख्याल से जल्दी हो पाया। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है मेरे विचार से, अनइंटेंडेड पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, कि उन्होंने जिस तरह से सारी दुनिया में तहलका मचा दिया, तो उसमें रियलाइज हुआ यूरोपियन यूनियन और भारत को भी कि हमें एक मैसेज भी देना है दुनिया को, क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर के 25% जीडीपी और 25% दुनिया की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो एक बहुत बड़ा ब्लॉक है मेरे ख्याल से, जब भी इसको मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट डील्स कहा जा रहा है। डील्स कहा जा रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पोस्ट, ये जो ट्रम्प के टाइम के बाद सबसे बड़ा एग्रीमेंट ये हुआ है। इससे क्या हो गया है कि दुनिया के देशों से, पर्टिकुलरली जो ये जो ग्लोबल साउथ के जो देश है, उनको एक आशा की किरण दिख रही है कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं, जिस तरह से पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन में जो एक तरीके भूकंप आ गया है, उसमें एक स्टेबिलिटी दिखने नजर आने लगी है कि ये एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है। तो पूरी तरह से इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो डिसरप्ट नहीं हुआ है। भारत और यूरोपियन यूनियन देश 27-28 देश हैं, वो मिलकर के ऑर्डर को रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैसेज ना केवल हमारे अपने आपस में, बल्कि दुनिया को भी एक बहुत बड़ा ये संदेश है मेरे विचार से। जिस तरीके से हमने अपने जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया है, और भारत ने अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उनको भी इसमें प्रोटेक्ट किया है, जो कि हमारा, क्योंकि डेयरी हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, उसको हमने ओपन नहीं किया है, एंड यूरोपियन यूनियन ने उस बात को माना है। दूसरा, मोड 3 मोड 4 जिसके भारत बहुत डिमांड करता रहा है कि भाई जो हमारे जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको वहां अलाउ किया जाए, वो इसमें एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि जो भारत की डिमांड है वो मानी गई है उसमें, जो हमने भी अकोमोडेट किया, क्योंकि ये गिव एंड टेक होता है। तो ये तो नहीं हो सकता कि भाई एक देश ही की सारी चीजें हो जाए। तो हमने भी उनकी बातें मानी है, जैसे अल्कोहल पे हमने ड्यूटी कम की है, ऑटोमोबाइल में ओवर ए पीरियड हमने कहा है कि हम कम कर देंगे। हमारे जो जो सबसे बड़ा जो मार्केट अफेक्ट हुआ था, टेक्सटाइल, जो लेबर इंटेंसिव एरियाज इंडस्ट्री थी, उनको हमें बहुत बड़ा मार्केट अब मिल रहा है। टेक्सटाइल हो, जेम्स ज्वेलरी हो, जो कि बहुत इम्पैक्ट हुई थी, तो उनको बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा, क्योंकि ये देश जो है बहुत बड़ा मार्केट है यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं। एंड यूरोपियन यूनियन इज ए लार्ज पार्टनर, 180 बिलियन डॉलर का टोटल ट्रेड है, में से 40 के करीब जो है हमारा, 40 बिलियन के करीब जो है हमारा सर्विसेज का है, 130-40 के करीब बायलैटरल ट्रेड है। ट्रेड हमारे फेवर में है, वहां पर 10-12 बिलियन का हमें ट्रेड में पॉजिटिव है हमारी तरफ। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो ये भारत और यूरोपियन यूनियन को भी फायदा हुआ है, क्योंकि उन्हें ऑल्टरनेट मिला है यूएसए से, क्योंकि अभी तक जो यूएसए पर डिपेंडेंट, उनकी भी डिपेंडेंस है, हमारी भी डिपेंडेंस है। तो भारत जो काम कर रहा है कि डाइवर्सिफाई मार्केट करने का, अपने मार्केट्स को यूएसए पर डिपेंडेंस कम करने की जो कोशिश है, उसके दिशा में बहुत बड़ा कदम है। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मार्केट, इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, $1.4 बिलियन फॉर 140 करोड़ देशों की आबादी है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है भारत। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि वो भी मार्केट ढूंढ रहे हैं। डिफेंस में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है मेरे विचार से, क्योंकि वो प्रोडक्शन सेंटर्स इंडिया में यूरोप से बाहर लाना चाहते हैं फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस। इंडिया में लेबर भी सस्ती है, तो वो डिफेंस का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है उनको, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका था कि वो फोर्स करेंगे अपनी मर्जी मनवाने के लिए। और डिफेंस में वो जो कोशिश थी उनकी कि अमेरिकन हथियारों को ही सप्लाई करी जाएगी, क्योंकि उन्होंने 5% जीडीपी का जो कभी 5% कभी 10% जो जीडीपी की बात करते रहते हैं कि वो यूरोपियन कंट्रीज उसमें इस्तेमाल करें और अमेरिकन हथियार खरीदें, तो वो उनको धक्का लगने वाला है उसमें। तो इसीलिए उनके जो तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं वहां के स्टेट डिपार्टमेंट, नॉट स्टेट डिपार्टमेंट बट ट्रेजरी सेक्रेटरी या कॉमर्स सेक्रेटरी वगैरह से, इसीलिए वो आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी जो स्ट्रेटेजी थी उसको धक्का लगा है इसमें। जी, तो तमाम मुद्दों पर आपने अपनी बहुत ही बेबाक राय रखी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।